आपको जैसे मैंने कल इसी पर इंडक्ट किया था, मैंने आपको नंबर की कैटेगरी बताई थी, इसके क्लासिफिकेशन को डिस्कस किया था। मैंने कहा था कि जो हम नंबर सिस्टम, हम जिस मैथमेटिक्स का प्रयोग करते हैं उस सिस्टम का नाम है डेसिमल नंबर सिस्टम। उसके अंतर्गत कुल मिला के 10 सिंबल 0 to 9 का प्रयोग किया जाता है। उन्हीं की मदद से संख्याओं का क्लासिफिकेशन किया जाता है, उन्हीं का प्रयोग करके संख्याओं को डेवलप किया जाता है और संख्याओं को अलग अलग नेचर के हिसाब से क्लासिफाई किया जाता है। वो क्लासिफिकेशन कल आपने कुछ इस प्रकार से देखा कि हम सभी संख्याओं को कॉम्प्लेक्स कहते हैं। दो भागों में इसको बांटा जा सकता है, वास्तविक और इमेजिनरी मतलब आभासी में। वास्तविक को फिर से दो भागों में बांट सकते हैं, परिमेय और अपरिमेय में। परिमेय को फिर से दो भागों में बांट सकते हैं, फ्रैक्शनल और इंटीजर में, मतलब भिन्न में और पूर्णांक में। पूर्णांक की बात करिए तो आपको पूर्ण, प्राकृतिक, प्राइम, कंपोजिट, मतलब अभाज्य, भाज्य और पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या नजर आती है। दो और प्रकार थे इसके, सम संख्या और विषम संख्या, इनको भी आप इग्नोर नहीं कर सकते। मुझे लगता है कि हर एक टाइप को आपको समझाया गया, बताया गया। इसके साथ साथ मैंने इस पर कुछ डिस्कशन भी आपसे किए कि आप यहाँ पर क्या कह सकते हैं अगर हमसे कोई कहे क्या सभी जो है वास्तविक संख्याएं या परिमेय संख्याएं पूर्णांक संख्या होती हैं, तो आप इसको ऊपर से नीचे सभी के लिए एक्सेप्ट नहीं करते हैं। आप कहते हैं नहीं, सभी नहीं होगी। लेकिन अगर कोई उल्टा बोले हमसे सभी पूर्णांक संख्याएं परिमेय संख्या होती है, तो यस होती हैं। मतलब नीचे से अगर हम संख्याओं को ऊपर की तरफ रिलेट करें तो उस सभी को फॉलो करती हैं। जैसे अगर आप कोई कहे क्या सभी ये जो अभाज्य संख्याएं हैं क्या ये पूर्णांक होती हैं, यस ये पूर्णांक होती हैं। सभी अभाज्य पूर्णांक होती हैं, बिल्कुल होती हैं। सभी पूर्ण अभाज्य पूर्णांक होती हैं, बिल्कुल होती हैं। सभी जो है प्राकृतिक आपकी पूर्ण जो है पूर्णांक होती हैं, बिल्कुल होती है। नीचे से अगर ऊपर की तरफ आप एक रिलेशन स्टैब्लिश कराइए तो आप कह सकते हैं सभी की सभी संख्याएं वास्तविक होती हैं। जो हम लोग पढ़ते हैं, जिन संख्याओं का प्रयोग करते हैं, वो सभी की संख्याएं आपकी वास्तविक संख्या होती है। बट ऊपर से नीचे के लिए आप सभी का अप्रोच डिस्कस नहीं कर पाते हैं। तो ये सब कुछ फैक्ट्स देते हैं, कहीं ना कहीं कुछ प्रश्नों को आपको आपके दिमाग में डालने की कोशिश करते हैं। इन सब चीजों की मदद से सोचा जाता है। दूसरी बात, हम लोग यहाँ पर एक और चीज के बारे में हम डिस्कशन कर रहे थे। हमने प्राइम नंबर को आपको समझाया था। मैंने कहा था कि एक प्राइम नंबर होती क्या है, आपने इसके बारे में पढ़ा था, अभाज्य के बारे में, प्राइम नंबर के बारे में, जिसको आप हिंदी में अभाज्य संख्या कह रहे हैं। मैं आज इस पे थोड़ा सा डिस्कशन आपसे करके बताऊंगा कि अभाज्य संख्या, हालांकि मैंने एक्सप्लेन कर दिया था क्या होती है। अभाज्य संख्या आप सब अच्छी तरह से जानते हैं, एक ऐसी संख्या है जो संख्या स्वयं से कटती है और एक से कटती है, उसके अलावा किसी से नहीं कटती है। अभी कंफ्यूजन दिमाग में आता है कि स्वयं तथा एक से तो सभी कट जाती है, चाहे जिस संख्या को उठा लीजिए, स्वयं से और एक से पक्का सब कट जाती। तो स्वयं तथा एक से अगर सब कट जाए तो केवल और केवल स्वयं और एक से कटे वह संख्या आपकी अभाज्य होती है। उसमें भी एक कंफ्यूजन आया कि हम एक की अगर बात करें तो एक क्या है। एक अगर हम नोटिस करें तो एक स्वयं से कट जा रही है और एक से कट जा रही है। तो यहां पर एक डेफिनेशन और बनकर अभाज्य की आती है कि अभाज्य संख्या वह संख्या होती जिसके केवल दो गुणनखंड संभव हो। जिसके केवल दो गुणनखंड संभव हो, मतलब दो गुणनखंड को जो है आपको दो देखना हो, बस दो से ज्यादा गुणनखंड नहीं हो सकते, ना तो दो से कम हो सकते हैं। तो इसका मतलब जैसे एक की बात करिए तो अगर हम इस गुणनखंडों को काउंट करें, इनको एक सेट में उठा के रखें, तो ये दोनों एक ही हैं, अलग अलग नहीं है। मतलब इसका एक के लिए अगर सोचा जाए तो एक का केवल एक गुणनखंड संभव है, जबकि अभाज्य संख्याओं को केवल दो गुणनखंड की बात होती है। तो बाकी जब संख्याओं को नोटिस करते, जैसे हमने 2 की बात करी, 3 की बात करी, 5 की किया, 7 की किया, 11 की किया, 13 की किया, अब इन हर संख्याओं को हमने नोटिस किया जिनके केवल दो ही गुणनखंड संभव थे। हर संख्या के केवल दो ही गुणनखंड संभव थे, तो इसलिए यह संख्याएं आपकी अभाज्य संख्या कहलाई। अब यहाँ पर इस प्रकार की संख्याओं को नोटिस करने की हमारी आवश्यकता होती है। पहले तो अभाज्य को समझना हमारा इंपॉर्टेंस था कि अभाज्य है क्या। मैंने बताया कि एक ऐसी संख्या जिसके केवल दो गुणनखंड संभव वही अभाज्य है, मतलब दो से ना तो ज्यादा ना तो कम। अब बात यहाँ पर कुछ और अन्य अभाज्य की भी होती है। हमसे देखिए शैलेंद्र कुमार ने पूछा जीरो क्या है। जीरो आप भाज्य अभाज्य के साथ नहीं रिलेट कर सकते हैं। हम अभाज्य और भाज्य के साथ रिलेट नहीं कर सकते। हाँ, जीरो को हम सम कहते हैं, जीरो को आप पूर्णांक कह सकते हैं, जीरो को आप पूर्ण कह सकते हैं, जीरो को आप जो है प्राकृतिक नहीं कह सकते हैं, जीरो को आप जो है वास्तविक संख्या कह सकते हैं, परिमेय कह सकते हैं, बहुत सारे नाम हो गए, लेकिन भाज्य अभाज्य की स्थिति में नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ पर ध्यान देने की जो बात है उसको समझिए आप लोग। प्राइम की कुछ और स्थितियों को कल हमने आपको डिस्कस किया कि एक और प्राइम होता है जिसको हम कहते हैं रिलेटिव प्राइम। अब ध्यान दीजिएगा, रिलेटिव प्राइम, रिलेटिव प्राइम को आप यहाँ पर अपेक्षित अभाज्य संख्या या सापेक्षित अभाज्य संख्या कह सकते हैं। मतलब अपेक्षित कह सकते हैं या सापेक्षित कहिए ज्यादा अच्छा है। सापेक्षित अभाज्य संख्या, सापेक्षित अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या
दूसरी बात हम लोग यहां पर एक और की बात करेंगे, हम कहेंगे को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर, को प्राइम को हम कहेंगे सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या। दूसरी बात, एक तीसरा और प्राइम होता है जिसको कहते हैं ट्विन प्राइम नंबर। ट्विन प्राइम नंबर को आप यहां पर कह सकते हैं जुड़वा अभाज्य संख्या, जुड़वा अभाज्य संख्या। आप यहां पर अभाज्य की 3 और कैटेगरी डिस्कस करने जा रहे हैं जो इंपॉर्टेंट है आज की डेट में, उनसे प्रश्न बनने लगे, इसलिए इन तीनों कैटेगरीज को भी पढ़ना रिक्वायर्ड है। यहां पर भी नंबर को अभाज्य संख्याओं को रिलेट करने की जरूरत होती है। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि रिलेटिव अभाज्य संख्या मतलब सापेक्षित अभाज्य संख्या या अपेक्षित अभाज्य संख्या क्या है, सह अभाज्य संख्या क्या है और जुड़वा अभाज्य संख्या क्या है। गंभीरता के साथ धैर्य धारण करके आप लोग बातों को सुनिएगा तो समझ में सब आ जाएगा। मैं आपको बताऊं, कोई भी दो संख्याओं का जोड़ा, कोई भी दो संख्याओं का जोड़ा जिनके बीच कॉमन गुणनखंड केवल एक हो, मतलब उनके बीच कोई भी कॉमन गुणनखंड ना हो। हमने कहा कोई भी दो संख्याओं का जोड़ा उनके बीच केवल और केवल एक ही कॉमन गुणनखंड हो, मतलब एक हो बाकी और कोई कॉमन गुणनखंड ना हो, वह संख्या आपकी सह अभाज्य आपकी रिलेटिव प्राइम नंबर है, अपेक्षित या सापेक्षित अभाज्य संख्या है। अब जैसे हमने कहा कोई भी ऐसा जोड़ा, मतलब इसके बीच कॉमन फैक्टर क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए, कॉमन फैक्टर एक होना चाहिए। संख्या कोई भी हो, मतलब कोई भी संख्या हो, कोई भी संख्या का मतलब अगर हमने आपसे कहा कि अगर हम आपको कहें कि 1 और 2, 1 और 2 को अगर हम आपको दे दें और आपसे पूछे क्या है रिलेटिव प्राइम है, आप कह दीजिए यस यह रिलेटिव प्राइम है। आपसे मैं कह दूं भैया 2 और 3, आपसे कोई कहे 2 और 3, आप कह दीजिए यस रिलेटिव प्राइम है। आपसे कोई कहे 3 और 5, आप कह दीजिए यस रिलेटिव प्राइम है। आपसे कोई कह दे 4 और 7, आप कह दीजिए यस रिलेटिव प्राइम है। अब कंफ्यूजन की बात जो आती है यहां पर, देखिए जब 1 और 2 को हमने देखा तो 2 तो प्राइम था लेकिन 1 प्राइम नहीं था, 4 प्राइम नहीं है, 7 प्राइम है। लेकिन मैंने जो डेफिनेशन दी है उसको समझने की जरूरत है। आप किन्हीं भी दो संख्याओं को रख सकते हैं, उन संख्याओं का अभाज्य होना जरूरी नहीं होता है, उन संख्याओं का अभाज्य होना आवश्यक नहीं होता है, बस संख्याओं के बीच कोई भी कॉमन गुणनखंड संभव ना हो, कोई भी कॉमन गुणनखंड संभव ना हो एक के अतिरिक्त, वह संख्याएं आपकी अपेक्षित अभाज्य संख्या कहलाएंगी। आप किन्हीं भी संख्याओं को ले सकते हैं, उन संख्याओं का भाज्य अभाज्य होने की बात नहीं होती है, बात संख्याओं के बीच उभयनिष्ठ के गुणनखंड के होने की होती है। अगर संख्याओं के बीच उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल एक है तो वह पेयर, वह जोड़ा संख्याओं का अपेक्षित अभाज्य संख्या या तो रिलेटिव प्राइम नंबर कहलाता है। मेरे ख्याल से आप रिलेटिव प्राइम नंबर समझ गए होंगे, रिलेटिव प्राइम नंबर को आप अच्छी तरह से समझे होंगे। देखिए अगर रिलेटिव प्राइम नंबर समझे हैं, मैंने देखिए अभी तक क्या बताया रिलेटिव प्राइम नंबर, अब बात मैं करता हूं को प्राइम नंबर की। ध्यान दीजिएगा को प्राइम नंबर क्या है। को प्राइम नंबर अभाज्य संख्याओं का जोड़ा है। देखिएगा ध्यान से, यह अभाज्य संख्याओं का जोड़ा है, अभाज्य संख्याओं का जोड़ा जो डिफिनीशन दी जाती है, अभाज्य संख्याओं का जोड़ा जिनके बीच, ध्यान दीजिएगा, जिनके बीच उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल एक हो, उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल एक हो, केवल एक हो, केवल एक हो। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, हमसे कहा गया कि अभाज्य संख्याओं का जोड़ा जिनके बीच उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल एक हो, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं दुनिया की हर अभाज्य संख्या के बीच केवल एक ही गुणनखंड उभयनिष्ठ होता है। आप चाहे जिन किसी भी संख्या को उठा के रख दीजिए, चाहे जिस किसी भी संख्या को उठा के रख दीजिए, अगर वह संख्याएं अभाज्य हैं तो उनके बीच एक ही गुणनखंड आता है, क्योंकि अभाज्य संख्या किसी से कटती नहीं है। इसलिए चाहे जिस संख्या को उठा के आप 2 3 को रख दीजिए, 2 5 को रख दीजिए, 3 7 को रख दीजिए, 7 13 को रख दीजिए, 17 37 को रख दीजिए, क्या नाम है 17 37 को रख दिया हमने, 29 53 को रख दिया। हम किन्हीं भी दो अभाज्य संख्याओं को रख लें, जबकि डिफिनीशन में हमको बताया जाता है कि दो ऐसी अभाज्य संख्याओं का जोड़ा जिनके बीच उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल एक हो, वही संख्या को प्राइम नंबर कहलाती हैं। मैं आपसे कह रहा हूं दुनिया की कोई भी प्राइम नंबर उठा लीजिए, उनको एक जोड़ा बना दीजिए, वह जोड़ा आपकी को प्राइम नंबर या सह अभाज्य संख्या कहलाएगी। फर्क समझ में आया होगा? शब्दों के अंदर क्या फैक्ट होगा यह आपको क्लियर हुआ होगा कि सह अभाज्य संख्या क्या हुई। अभाज्य संख्या कोई भी उठा लीजिए, अभाज्य संख्या के बीच
केवल गुणनखंड एक हो, तो मैं आप सब अच्छी तरह से जानते हैं कि अभाज्य संख्या के बीच भैया एक ही गुणनखंड होता है, कभी भी कॉमन गुणनखंड एक के अलावा होता ही नहीं है। इसका अर्थ ये हो गया सभी अभाज्य संख्याओं का जोड़ा सह अभाज्य संख्या कहलाता है। तीसरी बात हम लोग यहां पर समझेंगे ट्विन प्राइम नंबर। ट्विन प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर को आप यहां पर जुड़वा अभाज्य संख्या कह सकते हैं, जुड़वा अभाज्य संख्या कह सकते हैं। अब जुड़वा अभाज्य संख्या की बात करें तो हम कह सकते हैं यहां पर अभाज्य संख्याओं का वह जोड़ा, यहां पर ध्यान दीजिएगा, अभाज्य संख्याओं का वह जोड़ा, संख्याओं का वह जोड़ा जिनके बीच दो का अंतर हो, जिनके बीच दो का अंतर हो। अब आप समझिए, आप केवल उन्हीं अभाज्य संख्याओं को ले सकते हैं जिनके बीच अंतर कितने का हो, दो का हो। जैसे आप 3 और 5 को रख सकते हैं, 3 5 में देखिए कितने का अंतर है, दो का अंतर है। ऐसे ही अगर आप 5 7 को रख लीजिए, 5 7 में देखिए अंतर कितने का है, दो का है। आप 11 13 को रख लीजिए, 11 13 को रख लीजिए, देखिए अंतर कितने का है, दो का हो। 17 19 को ले लीजिए, अंतर देखिए कितने का है, दो का है। आप ऐसी दो अभाज्य संख्याएं उठा लीजिए जिनके बीच केवल दो का अंतर हो, वह ट्विन प्राइम नंबर कहलाते हैं। यह संख्याएं आपकी जुड़वा अभाज्य संख्या कहलाती हैं। ठीक है, अब यहां पर आपको यह समझना है कि जैसे अगर हमसे कभी डिस्कशन की बात आए कि ट्विन प्राइम नंबर मतलब जुड़वा अभाज्य संख्या निम्नलिखित में कौन है, तो आप उस समय यहां पर उन्हीं अभाज्य संख्याओं को प्रायोरिटी देंगे, वरीयता देंगे जिनके बीच दो का यहां पर डिफरेंस हो। तो जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, 3 5 है, 5 7 है, 11 13 है, 17 19 है। तो इन संख्याओं को हम देख रहे हैं कि यह संख्याएं पहले तो अभाज्य हैं, अभाज्य के साथ साथ इनके बीच अंतर कितने का है, दो का है। मनीष त्रिपाठी ने कहा 29 31 का, बिल्कुल सही बात, 29 और 31 में भी अगर आप देखेंगे तो दोनों अभाज्य हैं, अंतर दो का है। इस प्रकार से हमें समझ में आए कि जिनके बीच, जिन अभाज्य संख्याओं के बीच दो का अंतर हो, वह संख्याएं आपकी क्या हैं, वह संख्याएं आपकी जुड़वा अभाज्य संख्या है। बात समझ रहे हैं आप लोग। अब आगे हम लोग यहां पर बढ़ने की स्थिति में आते, थोड़ा कंपेयर करने की बात आते, क्योंकि हम यहां पर तीन प्रकार की चीजें देख रहे हैं। एक तो रिलेटिव, अब आप रिलेटिव समझ रहे हैं क्या है, एक को प्राइम आप समझ रहे हैं, आप अच्छी तरह से को प्राइम क्या है, मतलब रिलेटिव प्राइम समझ रहे हैं, को प्राइम समझ रहे हैं और ट्विन प्राइम समझ रहे हैं। अब खूब अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा। देखिएगा, जब हम कोई भी अगर एक ट्विन प्राइम लिखेंगे, अभी ट्विन प्राइम कोई भी उठा लीजिए, जैसे आपने 17 और 19 को उठा लिया, देखिए ट्विन प्राइम है, यस ये ट्विन प्राइम है, बिल्कुल है। लेकिन अगर हम इस 17 19 को लेकर जाएंगे और कहेंगे को प्राइम है 17 और 19, तो आप कह दीजिए यस है। अगर कोई कहे भैया हम इसको इधर रिलेटिव की तरफ लेके जाएं 17 और 19, तो आप कह दीजिए यस रिलेटिव भी है। मेरी बात आपको समझ में आई होगी। अगर कोई जोड़ा ट्विन प्राइम है, मतलब कोई जोड़ा यहां पर जुड़वा अभाज्य संख्या है, तो वह पक्का को प्राइम भी होगा, वह पक्का रिलेटिव प्राइम भी होगा। कहने का अर्थ होता है कि अगर कोई ट्विन प्राइम है तो श्योर है कि को प्राइम है, और अगर को प्राइम है तो श्योर है कि वह रिलेटिव प्राइम भी है। हिंदी में अगर सुने, कोई जुड़वा अभाज्य संख्या का जोड़ा है तो पक्का वह सह अभाज्य का जोड़ा होगा, अगर वह सह अभाज्य का जोड़ा है तो पक्का वह रिलेटिव अभाज्य का जोड़ा होगा। सह अभाज्य का जोड़ा है तो पक्का वह रिलेटिव अभाज्य का जोड़ा होगा। इसका मतलब जो भी ट्विन प्राइम है वह सबका सब रिलेटिव अभाज्य का जोड़ा है, रिलेटिव अभाज्य का भी जोड़ा है। मतलब अगर आपने कहीं से जुड़वा अभाज्य संख्या लिख दी, तो जुड़वा अभाज्य संख्या को आप सह अभाज्य भी कह सकते हैं, अपेक्षित अभाज्य भी कह सकते हैं। अगर आपने को प्राइम मतलब सह अभाज्य संख्या लिख दी, तो सह अभाज्य संख्या आपकी रिलेटिव प्राइम मतलब अपेक्षित अभाज्य संख्या भी कहलाएगी। बस फर्क समझने की कोशिश करिएगा। अब जैसे मैंने लिख दिया यहां पर 7 और 11, अब 7 और 11 मैंने लिखा, ध्यान दीजिएगा। अब 7 11 के बारे में बात की तो पता चला यस को प्राइम तो है, को प्राइम हो। क्या यह ट्विन प्राइम है, आप लोग मुझे बताइए, क्या यह ट्विन प्राइम है, चेक करके बताएं। 17 और 11, 17 और 11 को प्राइम तो है, क्या यह ट्विन प्राइम मतलब जुड़वा अभाज्य संख्या है, बताएं। जुड़वा अभाज्य संख्या है, बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं, क्योंकि इनके बीच अंतर 4 का है, तो यहां पर यह नहीं है, यह नहीं है, ट्विन प्राइम मतलब नहीं है। लेकिन क्या यह रिलेटिव प्राइम है, यस रिलेटिव प्राइम है। क्यों है बताइए, क्योंकि हम रिलेटिव प्राइम की डेफिनेशन जानते हैं, वो तो कहता है कुछ भी ले लो,
कुछ भी ले लो, उनके बीच उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 होना चाहिए, तब तो ऑलरेडी यहां पर कोई भी अगर को प्राइम है तो पक्का वह जो है आपका क्या हो जाएगा, रिलेटिव प्राइम श्योर हो जाएगा। तो अब आप समझ गए होंगे कि अगर हम को प्राइम से हम रिलेटिव की तरफ जाते हैं तो आपका यस फॉलो होगा, को प्राइम से रिलेटिव की तरफ जाते हैं तो यस फॉलो होगा। लेकिन अगर हम यहां पर को प्राइम से ट्विन की तरफ जाते हैं तो भैया नो प्राइम फाइंड होगा, नो होगा। तो को प्राइम से हम ट्विन की तरफ जाते हैं तो नो होगा। इसी प्रकार से अब हम जब रिलेटिव से, अगर जैसे हमने कोई ऐसी संख्या लिख दी, ध्यान दीजिएगा आप सब लोग, जैसे अगर मैंने यहां पर लिख दिया कि 2 और यहां पर 2 और मैंने यहां पर क्या लिख दिया, एक सपोज करिए मैंने 1 और 2 लिख दिया, 1 और 2 लिख दिया। अब 1 और 2 की बात कीजिए तो इनके बीच उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, 1 है। यह रिलेटिव प्राइम है, यस है। क्या यह को प्राइम है, नहीं है। क्या यह ट्विन प्राइम है, बिल्कुल नहीं है। तो आप ये समझ गए होंगे कि जितनी भी जुड़वा अभाज्य होंगी वो सब की सब को होंगी, सब की सब रिलेटिव होंगी। जितनी भी सह अभाज्य होंगी वह सब की सब रिलेटिव होंगी। लेकिन अगर कोई सह अभाज्य है तो जरूरी नहीं कि वह जुड़वा अभाज्य संख्या हो। कोई रिलेटिव मतलब अपेक्षित अभाज्य हो तो जरूरी नहीं वह सह अभाज्य हो, या वह जरूरी नहीं ट्विन प्राइम हो। तो आपको जैसे नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे तो सभी को एक्सेप्ट करता चला जाएगा, लेकिन अगर ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे तो सभी को एक्सेप्ट नहीं करेगा। हम इसको एक स्ट्रक्चर से समझने की कोशिश ऐसे ही कर लेते हैं, थोड़ा सा बातें और स्पष्ट हो जाए। मैंने कहा भैया रिलेटिव है, मैंने कहा यह आपका को है, रिलेटिव है, यह आपका को है और यह आपका ट्विन है। दिमाग में रखिएगा डिफिनीशन, ऑटोमेटिकली सारी बातें आपको क्लियर हो जाएंगी जो हम समझ रहे हैं। अब देखिए जैसे हमने इसकी तरफ कहा यस, इससे डायरेक्ट मैंने इसकी तरफ कहा, इसने कहा यस, इससे इसकी तरफ कहा तो इसने कहा यस। अब हम ऊपर से आ रहे हैं इसकी तरफ, इसने कहा नो, इससे इसकी तरफ गए तो इसने कहा नो, इससे इसकी तरफ आ रहे तो कह रहा है नो। आप समझ गए होंगे बातें। नीचे से ऊपर जा रहे हैं सब की सब यस, ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं सब की सब नो। मतलब सभी को एक्सेप्ट ऊपर से नीचे की तरफ नहीं कराया जा सकता है, लेकिन सभी को एक्सेप्ट नीचे से ऊपर की तरफ आराम से कराया जा सकता है। तो मुझे लगता है कि आपको यह बातें समझ में आई हैं कि नहीं आई हैं, कमेंट करके बताएं। रिलेटिव का मतलब कोई भी दो संख्या, देखिए हमसे किसी ने पूछा है, देवेंद्र जी ने, इन्होंने पूछा है कि रिलेटिव एक बार, रिलेटिव का मतलब कोई भी दो संख्या उठा लीजिए जिनके बीच उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल एक हो, वही रिलेटिव है। उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है? उभयनिष्ठ गुणनखंड भैया ऐसा कॉमन गुणनखंड, मतलब जो दोनों को डिवाइड कर सकता हो। जैसे अगर हम 4 और 6 की बात करें तो 4 और 6 में 2 कॉमन गुणनखंड है, क्योंकि 2 दोनों को डिवाइड कर देता है, तो उभयनिष्ठ गुणनखंड उसी को कहते हैं। अगर इसको कहते हैं, आप समझ पाए हैं तो कुछ हम नंबर लिखने चल रहे हैं, आप लोग मुझे बताएं कि आपको वह चीज समझ में आ रही है और उसका आंसर आप करने की कोशिश करें। जैसे मैंने यहां पर कुछ संख्याएं लिखी, मैंने सबसे पहले यहां पर लिख दिया कि रिलेटिव है, यहां पर मैंने लिखा को है, को प्राइम है, और यहां पर मैंने लिखा ट्विन प्राइम है, ट्विन प्राइम। अब मैं कुछ संख्याएं लिख रहा हूं, आप लोग उसको समझने की कोशिश करिएगा और बताने की कोशिश करिएगा कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। एक सेकंड, हम यहां पर रिलेटिव लिख दे रहे हैं, रिलेटिव प्राइम, यहां पर हम लिख रहे हैं को प्राइम, और यहां पर हम लिख रहे हैं ट्विन प्राइम। आपको हम कुछ जोड़े लिखकर दे रहे हैं, आप लोग मुझे बताइए कि वह सब किसको किसको फॉलो करेंगे। जैसे आपको हमने एक जोड़ा लिखकर दिया, हमने कहा यहां पर कि एक जोड़ा है मेरे पास 2,7, तो 2,7 आप लोग मुझे बताएं किस किस को फॉलो करेगा। 2,7 क्या रिलेटिव होगा कि नहीं होगा? ठीक है, रिलेटिव होगा कि नहीं होगा बताइए। यस होगा, रिलेटिव होगा, आप लोग खुद ही देखते चलिएगा। को प्राइम होगा, यस होगा। क्या यह ट्विन प्राइम होगा? नहीं होगा। मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग? अब मैं जब पूछूंगा तो आप लोग मुझे बताइए। मैंने कहा पहली चीज को आपने एक्सेप्ट किया, जैसे 2 और 7 को हमने लिखा, देखा रिलेटिव प्राइम था, बिल्कुल रिलेटिव तो कहता है कि कोई भी दो ऐसा नंबर दे दीजिए जिनके बीच उभयनिष्ठ गुणनखंड आपका एक हो, वह रिलेटिव तो हो ही गया। अगर वो दोनों अभाज्य है तो को भी हो गया। अगर उनके बीच का अंतर 2 का होता तब तो वो ट्विन होते, अदरवाइज ट्विन नहीं होते। अब आप मुझे बताइए, मैंने कहा कि यहां पर मेरे पास है 17 और 19, 17 और 19, बताइए यह रिलेटिव है? यस। यह को प्राइम है? यस। यह ट्विन प्राइम है? यस। मतलब 3 का तीनों हो गया। क्यों? पहली चीज तो इनके बीच कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं एक के अलावा। दूसरी बात, ये दोनों अभाज्य संख्या है। ट्विन प्राइम, दोनों के बीच का अंतर 2 है, बिल्कुल चलेगा।
तीसरी बात, एक और हम नंबर उठाते हैं। यहां पर हमने जैसे यहां पर लिखा, सपोज करिए 2 लिखा मैंने और यहां पर लिखा 9, 2 और 9। अब मुझे बताइए 2 और 9 की बात करिए, देखिए क्या होगा। 2 एक अभाज्य संख्या है, 9 एक भाज्य संख्या है। इनके बीच कोई गुणनखंड है, कॉमन नहीं है, क्या है, 1 है। इसका मतलब रिलेटिव होगा, यस रिलेटिव है। क्या यह को प्राइम है, नो बिल्कुल नहीं, क्योंकि दोनों प्राइम नहीं है। 9 तो आपकी भाज्य संख्या होती है, 2 भले अभाज्य है। क्या यह ट्विन, जब ये को नहीं है तो ट्विन भी नहीं होगा, ट्विन भी नहीं होगा। कहने का अर्थ ये होता है कि आपको नंबर्स को समझना है और अच्छी तरह से समझ करके अपने हिसाब से आंसर को एनालाइज करना है। आप बातें मेरी समझ गए होंगे। कोई भी ऐसी संख्या हो, कोई भी ऐसी संख्या हो, संख्याओं का जोड़ा हो जिनके बीच उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 होता है। अब ये उभयनिष्ठ का मतलब क्या, उभयनिष्ठ का मतलब है जो, उभयनिष्ठ मतलब कॉमन, जो दोनों को डिवाइड कर सके। जैसे मैंने अभी 4 और 6 की बात करी, जैसे 4 और 6 आप लीजिए, 4 और 6 को कौन डिवाइड कर सकता है, दोनों को। 4 और 6 को 2 डिवाइड कर सकता है, दोनों को। 2 बार उसमें जाएगा, 3 बार इसमें, मतलब कॉमन गुणनखंड 2 हो गया। ठीक है, कॉमन गुणनखंड क्या हो गया, 2 हो गया। इसी को कहते हैं उभयनिष्ठ गुणनखंड, जो हिंदी में उभयनिष्ठ बोला जाता है, अंग्रेजी में कॉमन बोला जाता है। कॉमन फैक्टर बोलते हैं, यहां पर उभयनिष्ठ गुणनखंड बोलते हैं। तो आपको यह बातें समझ में आई होगी। ठीक है, अब मैंने जो बताया यहां पर स्पष्ट कर पाए होंगे कि जैसे कभी कोई प्रश्न आए, आपको बस इतना दिमाग में रखना है कि जब भी कोई संख्याओं के बीच उभयनिष्ठ गुणनखंड अगर 1 होता है, चाहे वह संख्या भाज्य है चाहे वह अभाज्य है, वह आपके रिलेटिव प्राइम हो जाते हैं। अगर वह अभाज्य है दोनों, तब तो वह को प्राइम हो जाते हैं। अगर उनके बीच अंतर भी 2 का हो जाए, तब तो वह ट्विन प्राइम हो जाते हैं। यही तीनों का कॉन्सेप्ट है, जो आप लोगों को मेरे ख्याल से समझ में आया होगा। अब अगर समझ में आया है तो थोड़ा सा रिवीजन कर लिया जाए, जो अभी तक पढ़ा हम लोगों ने उसका थोड़ा सा रिवीजन किया जाए कुछ छोटे छोटे प्रश्नों के माध्यम से। उन प्रश्नों में हम कुछ आपको स्टेटमेंट दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं, कुछ स्टेटमेंट दे रहे हैं, और वह स्टेटमेंट कहीं पर गलत है, कहीं पर सही है। अगर सही है तो आपको यस बताना है, गलत है तो आपको नो बताना है। मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगा, सब जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे, यस नो करके उत्तर बताना है, क्योंकि स्टेटमेंट कुछ सही लिखे गए हैं, कुछ गलत लिखे गए हैं। उसी को हम लोग यहाँ पर क्लियर करेंगे। जो हमने कल से आज तक पढ़ा उसी पे थोड़ा सा रिवीजन किया जाएगा। देखिए, एक पहली लाइन लिखी गई है, आप लोग तुरंत पढ़ करके बताएं क्या लिखा गया है। 0 एक सम संख्या है। मैंने क्या बताया है, आप क्या जानते हैं। 0 एक सम संख्या है, सही है कि गलत है, बताइए जल्दी से तुरंत। यस यस यस, जल्दी बताएं यस। हम भी कह रहे हैं यस, कोई डाउट नहीं, यस। 0 एक सम संख्या है, मैंने कल इसको लिखवाया भी था, आपको समझाया भी था, थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। यस है, 0 को हम सम संख्या कह सकते हैं, क्योंकि सम की डेफिनेशन ये होती है जो संख्या 2 से पूर्णतः कट जाए, जिसके अंत में 0, 2, 4, 6 या 8 आए, वह संख्या एक सम संख्या होती है। इसलिए 2 को सम संख्या कहते हैं। और आप पढ़े हैं कि कभी भी किसी संख्या को, 2 सम संख्याएं हैं, अगर उनको आप जोड़ेंगे तो हमेशा सम ही आता है। तो 0 को किसी सम के साथ जोड़िए, देखिए सम ही आता है। 0 को किसी विषम के साथ जोड़िए, देखिए विषम ही आता है। तो नियम को भी फॉलो करता है, इसलिए पहली लाइन आपकी करेक्ट है, 0 एक सम संख्या है। अब बताइए, पाई एक अपरिमेय संख्या है, बोलिए सही गलत। पाई एक अपरिमेय संख्या है, बताएं जल्दी से। आपको कल बताया था मैंने, पाई सिंबल के बारे में हम लोग जानते थे। मैंने 2 चीज आपको बताया कि पाई 2 प्रकार से यूज किया जाता है, एक तो सिंबल के रूप में, एक तो मान के रूप में। जहां पर मान के रूप में यूज किया जाएगा वहां पर पाई अपरिमेय नहीं होगा, वहां परिमेय होगा। लेकिन जहां प्रतीक के रूप में यूज किया जाएगा तो यहां पर पाई एक क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। यह स्टेटमेंट भी आपका क्या है, सही है, मतलब यस करेक्ट है। पाई एक अपरिमेय संख्या है, सत्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर। अगला नंबर 3 नंबर। अब आप मुझे बताइए, ये हम ट्रू फॉल्स नहीं है, उत्तर बताना है आपको। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, बताएं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, जल्दी से बताएं सब लोग। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, उत्तर बताएं। उत्तर दो, सबके उत्तर देखिए 2 आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लगातार आप सबके आंसर आ रहे, सबके उत्तर 2, कुछ लोगों ने 3 भी बोला है। तो मैं आपको बता दूं, सबका उत्तर सही है, 2 सही है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, 2 होती है। ठीक है, जो 1 और 3 वाले हैं प्लीज सही करें, करेक्ट करें। सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपकी 2 होती है। अब आइए अगली लाइन देखिए, कहा है वह संख्या कौन सी है जो अभाज्य तथा सम संख्या दोनों होती है, बताएं। वह संख्या कौन सी है जो अभाज्य तथा सम संख्या दोनों होती है। एक ही सम संख्या होती है जो अभाज्य होती है,
केवल एक ही सम संख्या दुनिया में है जो अभाज्य होती है 2, और 2 ही पहली संख्या है जो कि अभाज्य भी होती है। यह सम होती है, साथ साथ यह अभाज्य भी होती है। तो आप यह याद रखिएगा कि 2 एक ऐसी संख्या है जो कि अभाज्य भी है और क्या है, सम भी है। तो आप 2 सही उत्तर लगाकर आगे बढ़िएगा। चौथे के बाद 5वें नंबर पर आइए। 5वां नंबर बताइए क्या लिखा है इसमें। सभी वास्तविक संख्या, अब मुझे बताइए, सभी वास्तविक संख्या परिमेय संख्या होती हैं, यस और नो? सभी वास्तविक संख्या परिमेय संख्या होती हैं, बताएं, यस और नो? सभी वास्तविक संख्या परिमेय संख्या होती हैं, नो? कुछ लोग यस भी बता रहे हैं। अब आपने पढ़ा था वास्तविक था ऊपर, परिमेय रैशनल था नीचे। यह वास्तविक थी, यह वास्तविक थी और यह परिमेय थी। यह वास्तविक थी, यह परिमेय थी। वास्तविक था ऊपर, परिमेय थी नीचे। तो आपको मैंने बताया था जब ऊपर से नीचे को सभी मानना हो तो नहीं सेटिस्फाइड है, तो सभी वास्तविक परिमेय नहीं होती हैं। लेकिन अगर कोई कहे सभी परिमेय वास्तविक होती तब सही हो जाता। इसका मतलब सभी वास्तविक संख्या परिमेय नहीं होती हैं। अब यहाँ पे तो लिखा सभी वास्तविक परिमेय होती, तो इसने हमको गलत बताया है, नो होना चाहिए। यहाँ पर क्या होना चाहिए, नो। कई लोग यस बता रहे हैं तो आप लोग यस वाले सही कर लीजिएगा। अगर कहता सभी परिमेय वास्तविक होती हैं तब आप कहते यस, लेकिन सभी अगर वास्तविक परिमेय होती हैं तो आप कह दीजिए नो। गलत है। अगर जो लोग यहां पर यस बताएं गलत है, सही करिएगा, नो लगाइएगा आप लोग, ठीक है, नो लगाइएगा, नो सही उत्तर होगा। आगे बढ़िएगा। अगला चलिए, सभी सम संख्याएं, आप मुझे बताएं, एक लाइन लिखा है बड़ा अच्छा, आप लोग बताएं इसका कि सभी सम संख्याएं भाज्य संख्या होती हैं। क्या होता है, सभी सम संख्या क्या एक भाज्य संख्या होती हैं? बोलिए, सभी सम संख्या भाज्य संख्या होती हैं? उत्तर स्लो आ रहा है, नो कुछ लोग बता रहे हैं, कुछ लोग यस बता रहे हैं। सभी सम संख्याएं भाज्य तो हो जाती, कहां होती भाई? इतने लोग यस बता रहे हो। 2 क्या होती है? 2 क्या होती है? 2 तो अभाज्य होती है ना, तो सभी कैसे हो सकती हैं? तो आपको कहना होगा 2 को छोड़कर, फिलहाल इस लाइन को देखकर आप कहेंगे गलत लाइन है, फाल्स है। यहां पर लगेगा नो। क्यों लगेगा? क्योंकि सभी सम संख्याएं भाज्य नहीं होती हैं। 2 आपकी कैसी संख्या? अभाज्य है, इसलिए आप सभी सम संख्याओं को भाज्य संख्या नहीं कह सकते हैं। यहां पर आप लगाएंगे नो, क्योंकि नो यहां पर एक्सेप्टेड होगा। जी 2 को अगर सोचा जाए, 2 क्या होता है? 2 आपका क्या हो जाता है? एक अभाज्य संख्या, इसलिए आप यहां पर कह दीजिए कि सभी तो यहां पर कप्लाइड नहीं हो सकता है। तो आप समझते चलिए, रिस्पॉन्स करते चलिए, और अगर कोई डाउट हो तो डिस्कस करते चलेंगे, कोई भी प्रॉब्लम हो। अब आगे पढ़िए, अगली लाइन बताएं। अगली लाइन देखिए क्या लिखा है, सभी विषम संख्याएं अभाज्य संख्या होती हैं। क्या ऐसा है? क्या सभी विषम अभाज्य होती हैं? बताएं, यस और नो? नहीं। बहुत बढ़िया, देखिए नहीं उत्तर आ रहा है, नहीं नहीं नो उत्तर सब आप दे रहे हैं। यहाँ पर मुझे जो लोग दे रहे हैं यहाँ पे सब नो बता रहे हैं, लेकिन बीच में कुछ लोग यस भी बता रहे हैं। तो नो फिलहाल सही है, नो, क्योंकि सभी विषम कैसे अभाज्य हो सकती है बताइए? 9 भी एक विषम संख्या है लेकिन 3 से कट जाती है। 15 एक विषम संख्या है लेकिन 5 3 से कट जाती है। 21 एक विषम संख्या है, 3 7 से कट जाती है। तो आप इस स्टेटमेंट को यहाँ पर कहेंगे नहीं आप गलत बता रहे हो, तो यहाँ पर लगेगा नो। तो नो आपका यहाँ पर एक्सेप्टेड है, यस एक्सेप्टेड नहीं है। आगे बढ़िए। अब बताइए, सभी अभाज्य संख्याएं विषम होती हैं? बताएं, इस लाइन को बताइए, सभी अभाज्य संख्याएं क्या विषम होती हैं? सभी अभाज्य संख्याएं विषम होती हैं? नहीं होती हैं। क्यों नहीं होती हैं? क्योंकि अभाज्य में 2 भी होता है। अभाज्य में 2 भी होता है, इसलिए यहां भी लगेगा नो। यस नहीं लगेगा, जो लोग यस बता रहे हैं, यस नहीं लगेगा, क्योंकि 2 भी होता है, 2 भी अभाज्य संख्या है, वह विषम थोड़ी होती है। तो आप यहां पर जैसे कहा है उसको फॉलो करिए और उसके आधार पर कहिए नो। यही सब फंसाता है शब्द। तो सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्या होती हैं, तो आप कृपया नहीं, ऐसा नहीं होता है, ठीक है, ऐसा नहीं होता है। 2 भी इसमें एक संख्या है, उसके अलावा हाँ सबको हम कह सकते विषम है। आगे बढ़िए इसके बारे में। सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या होती हैं? बताएं, सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या होती हैं? बताइए, प्राकृतिक संख्याएं कहां से शुरू होती हैं बताइए? प्राकृतिक संख्याएं नेचुरल नंबर जिसको कहते हैं 1 2 3 सो ऑन इनफाइनाइट, होल नंबर पूर्ण संख्या होती है, जो कि कहां शुरू होती है? 0 1 2 3 सो ऑन इनफाइनाइट। अब आप मुझे बताइए, सभी प्राकृतिक पूर्ण नहीं है? यस हैं। कैसे नो बता रहे हो भाई आप लोग? सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या होती हैं।
अगर यहीं पर कोई हमसे कहता सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक होती तो हम कहते नो, यहां पर सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या होती हैं, तो ट्रू करिए, इसको सही माना जाएगा। ठीक है, क्योंकि अगर हम प्राकृतिक देख रहे हैं तो प्राकृतिक पूर्ण के नीचे होता है, प्राकृतिक की शुरुआत 1 से होती है, पूर्ण की शुरुआत 0 से होती है, तो जो 1 2 3 इनफिनाइट सब तो उसके पास तो रखा ही हुआ है ना, तो सभी प्राकृतिक संख्या को पूर्ण संख्या आप कह सकते हैं। तो आप यहां पर लगा करके चलिए यस, यस सही माना जाएगा, नो नहीं होगा। अब बताएं इसके बारे में, -√4 एक काल्पनिक संख्या है, बताइए -√4 एक काल्पनिक संख्या होती है, सही है कि गलत है, बोलिए आंसर करें। एक काल्पनिक संख्या होती है, कुछ लोग यस कुछ लोग नो, यस नो यस नो आंसर आ रहे हैं आपके। हमसे कहा गया, देखिए काल्पनिक जब मैंने आपको पढ़ाया था तो मैंने कहा था कि कोई ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल अगर ज्ञात किया जाए तो वह संख्या काल्पनिक होती है। यहां पर -√4 है, 4 के साथ माइनस नहीं लगा है, अगर यह √-4 लिखा होता तब तो इमेजिनरी होता, अभी तो यह संख्या वास्तविक है या तो रियल है, तो इसका मतलब यह हो गया नो। -√4 एक काल्पनिक संख्या नहीं है, यह वास्तविक संख्या है। अगर ये अंडर ऐसे लिखा होता तब इमेजिनरी होता, तब काल्पनिक होता, तो आप कह सकते हैं कि यहां पर यह ऑप्शन इसने बोला है, जो हमको बोला है वो गलत है। -√4 क्या है, यहां पर एक वास्तविक संख्या है, क्योंकि माइनस बाहर लगा है। ठीक है, माइनस बाहर लगा है, इसलिए यह संख्या आपकी एक काल्पनिक संख्या नहीं होगी, यह वास्तविक संख्या होगी, तो इसको भी लगाइएगा नो। आगे बढ़िए, अब बताइए I² का मान जल्दी से बता दीजिए सब लोग, I² का मान क्या होगा, I² का मान क्या होगा, बोलिए -1। बहुत बढ़िया, I² का मान होता है -1, सही बात है, जो लोग सही बता रहे हैं -1 सबका सही है, -1 I² का मान होता है। आप लोग इसको पढ़ चुके हो, कोई दिक्कत नहीं है, इसको पढ़ चुके हैं हम लोग I² का मान। अब इसको बताइए, बड़ा अच्छा शब्द लिखा है, देखिए कह रहा है कि 1/1 0/1 1/0 0/0 सभी परिमेय संख्या होती हैं। सभी के बारे में बोला, ये सभी की सभी परिमेय होती है। परिमेय के लिए आपको पढ़ाया गया है, पहली चीज तो सब बता रहे नो, तो नो तो चलो एक बारगी सही है, नो तो सही है एक बारगी, लेकिन आप मुझे बताइए ऐसा क्यों, तो इसका मतलब सबका मान जानना जरूरी है। चलिए नो आप सब बता रहे हो क्योंकि आप सब देख लिए 2 जगहों पर नीचे 0 दिख रहा है, इसका मतलब आपने कहा नो। तो चलिए थोड़ा सा वैल्यू डिफाइन करते हैं, वैल्यू को सॉल्व करते हैं, एक्चुअली वैल्यू है कितनी। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे 4 भिन्न दिए गए हैं, चारों के मान अगर हम नोटिस करें, जैसे सबसे पहला मुझे दिया 1/1, आप लोग बताइए थोड़ा सा 1/1 क्या होगा, 1/1 क्या होगा, जो लोग बता सकते हैं बताएं 1/1 क्या होगा, 1 होगा, बिल्कुल। मैथ में हमको पढ़ाया जाता है, हमको हर एक टीचर यही बताता है कि अगर किसी संख्या को उसी संख्या से डिवाइड किया जाए तब तो वह संख्या 1 होती है। आपको पता है, चाहे 5 को 5 से करें, 10 को 10 से करें, 100 को 100 से करें, 1000 को 1000 से करें, -5 को -5 से करें, अगर किसी मान को उसी मान से डिवाइड किया जाता है तो मान 1 आता है। या मैथ में हमको सिखाया पढ़ाया जाता है, कभी भी कोई चीज अगर ऐसी होती है तो मान हमेशा 1 आता है। चलिए दूसरी बात मेरे सामने है 0/1। अब मुझे बताइए 0/1 क्या होगा, 0/1 क्या होगा। 0/1 की बात अगर हम लोग करें तो यहां पर कंफ्यूजन इस बात को लेकर आता है, क्या आता है कि पहले चीज तो मेरे पास, जैसे देखिए अपान का मतलब क्या है, मतलब भिन्न बनना, मतलब डिवीजन करना। एक तरह से आप 0 को 1 से डिवाइड कर रहे हो, और 0 है क्या, एक जीरो राशि है, मतलब एक तरह से आप किसी एक वैल्यू को जीरो, मतलब जब भी कभी किसी एक वैल्यू से 0 को डिवाइड करोगे तो 0 एक प्रकार की मेरे पास प्रॉपर्टी है, मैं उसको बांटना चाहता हूं कुछ लोगों में। 0 की प्रॉपर्टी है, मैं उसको कुछ लोगों में बांटना चाहता हूं, तो मैं सबको कितनी राशि दे सकता हूं, मैं सबको केवल 0, क्योंकि मेरे पास 0 की प्रॉपर्टी चाहे आप जिससे डिवाइड कर दीजिए। तो कहने का मतलब ये होता है कि 0/एनीथिंग, 0 को आप किसी से भी डिवाइड कर दीजिए मान 0 ही आएगा। 0/एनीथिंग विल ऑलवेज बी 0, कभी भी। देखिए सब डिवीजन के कॉन्सेप्ट, मैंने कहा जितना मेरे पास है अगर उतने ही लोगों में मैं बांटूंगा तो सबको 1-1 दे पाऊंगा। मेरे पास 1 लाख रुपए है, 1 लाख लोगों में बांटूंगा सबको 1-1 रुपए दूंगा। 100 रुपए हैं, 100 में बांटूंगा तो 1-1 रुपए दूंगा। लेकिन मेरे पास अगर 0 की प्रॉपर्टी है, मैं 100 लोगों में बांटूंगा सबको 0 ही दे पाऊंगा, लाख लोगों में बांटूंगा तब भी 0 दे पाऊंगा। तो अर्थ ये हुआ कि अगर किसी संख्या को उसी से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 0 को किसी से डिवाइड करेंगे, किसी से भी, 1 के अलावा कुछ भी हो, हमेशा 0 आएगा। अगला है 1/0। अब देखिए जैसे 1/0 का मतलब क्या है,
1/0 मतलब क्या होगा, आप लोग समझने की कोशिश करिएगा। 1 एक प्रॉपर्टी है, चाहे जितने की होगी, चाहे 1 की जगह कुछ भी होगा, मैं उसको अगर बांटने जा रहा हूं और मैंने सोचा कि हम 0 लोगों को प्लान करें बांटने के लिए। जब किसी मान को आप 0 से डिवाइड करेंगे, जब किसी मान को 0 से डिवाइड करने का मतलब आपको बांटने की इच्छा ही नहीं है, आप देना नहीं चाहते हैं उसको, मतलब अपनी प्रॉपर्टी को बना के ऐसे रखना चाहते हैं। 0 में जब अगर हम किसी चीज को डिवाइड करेंगे तो आपका बटेगा ही नहीं कभी भी, वह अनडिफाइंड हो जाएगा, इनफाइनाइट आएगा, वह मान इनफाइनाइट आएगा, मतलब वह राशि कभी भी डिवाइड हो ही नहीं सकती, वह मान आपकी इनफाइनाइट आई। इसका दो अर्थ हो गया, एक शब्द यहां जब किसी संख्या 0 को अगर किसी से डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा, एक को अगर 0 मतलब किसी को भी अगर 0 से डिवाइड करेंगे तो इनफाइनाइट आएगा। अब एक कंफ्यूजन आता है कि 0/0 क्या है, 0/0 क्या होगा, इसका मान बताएं क्या हो सकता है। अब इसके मान में भी बड़ा कंफ्यूजन हमको लेकर होता है। मुझे यहां पर जितनी डिफिनीशंस बताई गई है सबको फॉलो कर रहा है। कैसे, हमको किसी एक अध्यापक टीचर ने बताया कि अगर उसी संख्या को उसी से डिवाइड करोगे तो 1 आएगा। हमको ये पढ़ाया गया अगर उसी को उसी से डिवाइड करो तो 1 आएगा। यहां पर मेरे दिमाग में आया इसका उत्तर 1 हो सकता है, मेरे दिमाग में 1 हो सकता है, क्योंकि हमने ही भी थोड़ी देर पहले आपको बताया अगर उसी को उसी से डिवाइड करिए तो 1 आएगा, तो मेरे हिसाब से चलो 1 उत्तर हो गया। फिर किसी अध्यापक टीचर ने मुझे बताया कि अगर आप 0 को किसी से भी डिवाइड करोगे तो नीचे वाला मत देखिए, ऊपर वाला अगर 0 दिख रहा है तो उसका मान आप 0 भी लिख सकते हैं। मैंने नीचे वाला नहीं देखा, ऊपर वाला देखा, तो मुझे लगा कि 0 लिख दो। फिर किसी टीचर ने बताया कि आप अगर किसी संख्या को 0 से डिवाइड करोगे तो मान इनफाइनाइट आएगा, तो मुझे लगा यार किसी संख्या को 0 से कर रहे हैं तो इनफाइनाइट भी आना चाहिए। 3 उत्तर मुझे नजर आए। अब इन 3 उत्तर में हम किसको सेलेक्ट करें, तो ऐसी स्थिति में यहां पर यह जो मैथमेटिक्स का फॉर्म होता है उसको कहते हैं इनडिटरमिनेट फॉर्म। इनडिटरमिनेट फॉर्म, डिटरमिनेट फॉर्म, इसको कहते हैं अनिश्चित रूप। अनिश्चित रूप, देखिए अनिश्चित रूप जैसे आप लोग अगर मैथ्स में पढ़े होंगे 12th में, तो आपको 0/0 फॉर्म बनता था, इन्फिनिटी फॉर्म बनता था, उस तरह के फॉर्म को इंडिटरमिनेट कहते थे। और फंक्शन जब कैलकुलस करते थे तो वहां पर इसको एल हॉस्पिटल रूल से इसको सॉर्ट करके सॉल्व किया जाता था। इसमें हमें निश्चित ही नहीं है कि इसका उत्तर क्या होगा, इसमें भले इनफाइनाइट है बट निश्चित है, कॉन्फिडेंस है हमें कि इसका मान अनडिफाइंड होगा। बस इसका मान हमें डिफाइंड ही नहीं, मतलब श्योर नहीं है कि इसका मान अनिश्चित होगा कि 0 होगा कि 1 होगा, हम पूरी तरह से इस बारे में कोई श्योर है ही नहीं है। इसको कहते हैं कैन नॉट बी डिटरमाइंड, इनडिटरमाइंड फॉर्म, अनिश्चित रूप, यह मैथमेटिक्स का माना जाता है। फिलहाल जो हमारा प्रश्न था उसके हिसाब से यह सभी परिमेय नहीं हो सकती हैं। यह परिमेय है, यह परिमेय है, बट ना तो ए परिमेय है ना तो ए परिमेय है, इसलिए सभी तो परिमेय नहीं होंगी। मुझे लगता है यह बात आप समझ पाए होंगे, सीख पाए होंगे क्या हम बता रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, मुझे बताइए यह क्या होगी, एक परिमेय संख्या है √4 × 16, √4 × 16 बताएं परिमेय है। यस, इसका मान 2 होगा, इसका मान 8 होगा। 2 × 8 कर दीजिए, क्या हो जाएगा, सॉरी इसका मान 4 होगा, 8 हो जाएगा। यस परिमेय है, यस परिमेय है, तो आप यस लगा दीजिए। ठीक है, आगे बढ़िए। 0 एक अपरिमेय संख्या है, बताएं 0 एक अपरिमेय संख्या है, गलत है। 0 एक अपरिमेय संख्या है, बोलिए क्या होगा, नो। 0 हमेशा एक परिमेय संख्या होगी, याद रखिए अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया 0 हमेशा एक परिमेय संख्या होगी। 0 कुछ भी लिखा है तो आप उसको परिमेय बताइएगा। यहां पे फिलहाल इसने अपरिमेय बोला तो आप कह दीजिए नो, 0 एक परिमेय संख्या नहीं होगी। आगे देखिए, अब बताइए सम तथा विषम संख्याओं का योग, सम तथा विषम संख्याओं का योग सदैव एक विषम संख्या होती है, बताइए यस और नो। सम तथा विषम, इवन प्लस ऑड विल ऑलवेज बी ऑड, ये हम सब जानते हैं, कल हमने पढ़ा भी था। सम और विषम संख्याओं का योग हमेशा एक विषम संख्या होती है। आप बताइए यस और नो। यस आप बोल दीजिए यस, सम और विषम संख्याओं का योग क्या होता है, यहां पर हमेशा एक एक विषम संख्या होती है ना। यस, तो विषम मतलब ऑड होता है। ठीक है, सम और विषम अगर कोई भी जोड़ेंगे तो आप कह दीजिए हाँ हमेशा एक विषम संख्या ही मिलेगी। आप कुछ भी देख लीजिए, कोई भी सम संख्या उठाइए, 2 ले लीजिए, विषम 3 ले लीजिए, 2 3 5 होता है। इसका मतलब सही बात है, सम और विषम संख्या का योग हमेशा एक विषम संख्या ही होती है। यह एक तरह का ऑब्जर्वेशन आपने किया, एक एनालिसिस करी, जो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा उसी पर एक थोड़ा सा रिवीजन किया, जिससे कि मुझे लगता है कि यह बातें आपको समझ में आई होगी, सब चीजें आप स्पष्ट कर पाए होंगे। इतना क्लियर है।